अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब लोगों का जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अरसे से ये बात सोच रहा था कि मुझे कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा चैनल बनाना है, जिसमें मैं लोगों से गपशप कर सकूँ, उनसे बातचीत कर सकूँ। ये सिलसिला कुछ मेरा कनेक्टेड है, जब मैं पाकिस्तान में था और वहाँ मेरे आस-पास मेरे बहुत सारे दोस्त थे और हम एक जगह जमा होते थे, बातें करते थे। वो बातें इंटेलेक्चुअल भी होती थीं और उनमें मज़ा भी होता था और उनमें सीखने को भी मिलता था और मैं बहुत अरसे से उस बात को मिस कर रहा था। तो मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्यों ना इस सिलसिले को इस तरह से जोड़ें कि जहाँ मैं लोगों से बातचीत भी कर सकूँ, कभी मैं खुद बात करूँ, कभी मैं और लोगों को इनवाइट करूँ, जैसे मैंने 14 अगस्त वाले दिन किया, उनसे बातचीत करूँ और अच्छी यादों को, अच्छी इंटेलेक्चुअल थॉट्स को, अच्छी सोचों को, उनके बारे में हम बात करें, लेकिन हल्के-फुल्के अंदाज़ में बात करें और उसमें हमें सीखने को भी मिले, हम अपनी अगली जनरेशन को भी चीज़ें सिखाएँ और अपने लिए भी हमारे अपने इल्म में भी इज़ाफ़ा हो। सो यही इरादा है, यही मेरी नीयत है। आज पहला दिन है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और पहली दफ़ा ये कर रहा हूँ। सो देखते हैं कि कैसा जाता है, कि किस और इससे मुझे सीखने को क्या मिलेगा। क्योंकि हर चीज़ जो ज़िंदगी में मैं कर रहा होता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इसको मैं अगली दफ़ा बेहतर कैसे करूँगा, इससे मैं सीखूँगा क्या। सो बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो अभी जॉइन कर चुके हैं या जो मुझे जॉइन करेंगे बाद में, या वो लोग भी जो बाद में इसको अभी लाइव नहीं देख रहे, बाद में देख रहे हैं, उन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज मैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करूँगा। एक मौज़ू जो है वो इस्लामोफ़ोबिया के बारे में है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा कि काबुल में जो हो रहा है और उसके बारे में हमारे हमसाए दोनों तरफ के अफ़गानी और हिंदुस्तानी लोग, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस बारे में थोड़ी-सा ज़िक्र होगा। आज ही मेरी नज़र से एक चीज़ गुज़री जहाँ पे कोई हिंदुस्तान पहुँच गया असाइलम लेने के लिए और उनको वहाँ से उन्होंने भगा दिया। और उस बारे में भी मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान का रवैया इस बारे में कैसा है। फिर मैं कुछ बात करूँगा कि हमारे अपने मुल्क में क्या चीज़ें हो रही हैं, जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ उसके बारे में और हम इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। और आखिर में एक छोटा-सा लतीफ़ा चोरों के बारे में और फिर हम इस सेशन को रैप अप कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैं इस्लामोफ़ोबिया के बारे में बात कर रहा था। सो आप में से मैं नहीं जानता कि कितने लोग जानते होंगे, लेकिन इंडिया से एक शख्स है जिसका नाम है रॉबिन सिंह और वो अमेरिकन रिटर्न बंदा है और उसने अपनी फ़ॉरेन ज़िंदगी को छोड़ के हिंदुस्तान वापस गया है और वहाँ जाके वो जानवरों के बारे में उनके शेल्टर के बारे में वो बात करता है, कैसे उनको जो है सपोर्ट करनी है, ख़ास तौर पे गाय और कुत्ते और दूसरी चीज़ें, क्योंकि गाय तो उनकी माँ है और वो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। तो रॉबिन ने अभी 24 तारीख को एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उसने बात की कि जब आपके ज़हन में कुछ ख़यालात फँस जाते हैं, कुछ आइडियाज़ आपके ज़हन में आप फिक्सेटेड हो जाते हैं उन आइडियाज़ में, चाहे वो आइडियाज़ एक्सट्रीमिज़्म के बारे में हों या वो आइडियाज़ आपकी रिलेशनशिप के बारे में हों या वो आइडियाज़ आपके पैसा बनाने के बारे में हों। ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो एक तरह का वायरस है और ये वायरस आपको हर्ट करता है, जिसमें सुपरफिशियली मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ पे फिक्सेट हो जाते हैं, तो आपको उसमें परेशानी होती है। उस सारे वाक़ये में जब वो एक्सट्रीमिज़्म का ज़िक्र कर रहा है और इवन जब आप उसका टाइटल देखेंगे वीडियो का, तो उसमें उसने तालिबान का ज़िक्र किया है कि तालिबान किस तरह से ये एक्सट्रीमिज़्म लेकर आ रहे हैं। और कुछ हद तक पूरी दुनिया का यही ओपिनियन है, तो ठीक है, सही है, उसने ये बात की। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बात रॉबिन तक पहुँचे, क्योंकि मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ। मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जानवरों का ख़्याल रखा जाए, ये हमारे दीन का भी हिस्सा है, हमें सिखाया भी गया है। लेकिन जिस बात ने मुझे बहुत अजीब-सा लगा
کہ جب بھی رابن نے اپنی ویڈیو میں ایکسٹریمزم کی بات کی اور اس نے بات کی کہ لوگ کس طرح سے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں، تو ہر پہلو میں، ہر امیج میں صرف اس کو مسلمانوں کا ایکسٹریمزم نظر آیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا اس نے۔ پہلی بات تو اس نے طالبان سے شروع کیا کہ طالبان جو ہے وہ کتنی سختی کر رہے ہیں اور وہ سمبل ہے ایکسٹریمزم کا۔ پھر ایک جگہ پہ اس نے تصویر دکھائی ایک اسکول کی، جہاں پہ ایک استاد بچے کو چھڑی سے مار رہا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تصویر بھی ایک مسلمان ٹیچر ہے جو ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کو مار رہا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ جو سختی ہے وہ مسلمانوں سے جوڑ دی گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے دکھایا مدرسے کے طالب علموں کو، پھر اگین ریجڈنس ہے، ایکسٹریمزم ہے، مدرسے کے طالب علم، یعنی پھر دوبارہ مسلمان۔ پھر اس مدرسے کے طالب علموں کے بعد اس نے دکھایا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نماز پڑھنے سے ایکسٹریمزم کا کیا تعلق ہے، یعنی اگر کوئی اپنا ریلیجن پریکٹس کرتا ہے تو وہ کیسا ایکسٹریمزم ہے؟ ریلیجن تو باقی لوگ بھی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی مسلمان دکھایا گیا۔ اور پھر آخر میں اس نے عورتیں دکھائیں، مسلمان عورت جس نے نقاب کیا ہوا ہے۔ اور ان سب چیزوں میں جو چیز مجھے نہیں سمجھ آئی وہ یہ کہ ہر دفعہ جب رابن کو ایکسٹریمزم کا ذکر کرنا پڑا تو اس کو مسلمان ہی کیوں نظر آئے؟ اور یہی میرا اس سے سوال ہے، یا میرے خیال میں یہ وہ پکچر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت مودی کے ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل بھی وہ فکسیٹڈ ہیں۔ تو رابن کا آئیڈیا کیا تھا؟ رابن کا آئیڈیا یہ تھا، یا اس کا میسج یہ تھا کہ جب کوئی ایک کانسیپٹ، ایک آئیڈیا آپ کے دماغ میں پھنس جاتا ہے تو وہ وائرس کی طرح کام کرتا ہے۔ سو رابن کو میں کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ ایک آئیڈیا تمہارے دماغ میں بھی پھنس گیا ہے کہ جب تم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہو تو تمہیں صرف مسلمان نظر آتے ہیں، تمہیں اپنے آس پاس بی جے پی کے لوگ نظر نہیں آتے، تمہیں اپنے آس پاس وہ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے جن کو لاٹھیوں سے مار مار کے قتل کر دیا کیونکہ وہ گائے کا گوشت بیچ رہے ہیں یا ان پہ صرف الزام ہے۔ وہ لوگ بھی نظر نہیں آئے تمہیں جن سے کہا گیا کہ وہ ہندوؤں کے ریلیجس سلوگنز بولیں، اور اگر وہ نہیں بولیں گے تو وہ مار دیے جائیں گے، وہ بھی ایکسٹریمزم نہیں تھا۔ تمہیں یہ بھی ایکسٹریمزم نظر نہیں آیا کہ ایک ریلیجسلی ایکسٹریمسٹ پارٹی شیو سینا اور بی جے پی پورے ملک پہ رول کر رہی ہے اور اس نے ایک فساد مچایا ہوا ہے، لیکن وہ ایکسٹریمزم کی جھلک تمہاری ویڈیو میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ہندوؤں سے اگر ہم ہٹ بھی جائیں تو تمہیں برما کے ایکسٹریمزم نظر نہیں آیا جہاں پہ بدھسٹ نے جا کے لوگوں کو جلا دیا، پوری آبادیاں جلا دی۔ تمہیں کرسچن ایکسٹریمزم نظر نہیں آیا، کلو کلکس کلان والے نظر نہیں آئے، یا تمہیں وہ بندہ نظر نہیں آیا جس نے جا کے کالوں کو، چرچ کو آگ لگا دی، وہ ایکسٹریمزم نہیں تھا، اس کی تھوڑی سی جھلک دکھا دیتے۔ یا پیلسٹائن میں جیوز کا ایکسٹریمزم دکھا دیتے، جو زائنزم ہے کس طرح سے وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ایکسٹریمزم دکھا دیتے، وہ بھی تمہیں نظر نہیں آیا۔ وائٹ سپریمسٹ کا بھی ایکسٹریمزم نظر نہیں آیا۔ سو جو میسج تھا تمہارا کہ ایک کانسیپٹ اگر دماغ میں پھنس جائے تو وہ وائرس بن جاتا ہے۔ سو میں سوچا کہ میں تمہیں الرٹ کر دوں بیکاز آئی لائک یو، اور میں تمہارے پروگرام دیکھتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں بھی ایک وائرس پھنسا ہوا ہے، اور وہ وائرس یہ ہے کہ جب ایکسٹریمزم کا لفظ آئے گا تمہیں اسلام نظر آئے گا۔ سو میں سجیسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر تم لگتا ہے کہ تم سیف رہو گے اور تمہیں کوئی ہرٹ نہیں کرے گا تو اپنے آس پاس ہونے والے ایکسٹریمزم کی بھی بات کرو، اور ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرو کہ وہاں پہ کیسے فکسیٹ ہو گئی ہیں چیزیں اور کس طرح سے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور تمہارے جیسے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگ وہ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا ہندوستان کے بارے میں، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ آج سے 10-15 سال بعد ہندوستان کے لوگ بھی بالکل ویسے ہی شرمسار ہوں گے، ویسے ہی ان کو گھن آئے گی اپنے اس وقت سے جیسے جرمنی کے لوگوں کو اپنے وقت سے آتی ہے اس وقت۔ جب آپ ان سے بات کریں تو وہ ہٹلر کی بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ شرمندہ ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وقت ہندوستان کے لوگوں پر بھی آئے گا، بس آئی ہوپ کہ وہ اس سے پہلے جاگ جائیں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، اینڈ رابن اسپیشلی یو، تم خاص طور پہ اس بارے میں سوچو۔ سو یہ تو میری پہلی تھاٹ تھی جس پہ میں چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے شخص کو جس کو میں فالو کرتا ہوں، میں اس سے یہ بات کروں اور اس سے بات شیئر کروں۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ افغانستان میں
जो इस वक्त इतनी तेजी से तब्दीली आई है, और वहां पे देखते ही देखते सबकी असेसमेंट्स के अगेंस्ट तालिबान जो है वो काबुल पे चढ़ दौड़े हैं। इनफैक्ट वो काबुल के बाहर खड़े रहे और गनी साहब अपना बस्तर बोरिया बिस्तर बांध के भाग गए। और कहने में लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसे लेके भाग गए, अब अल्लाह जानता है कि लेके भागे नहीं भागे, लेकिन भागे जरूर है। और इस सारी चीज का मलबा जो लोग हैं वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो ये सारा कमाल कर दिया और ये सारी चीजें मैनेज कर दी। सो खास तौर पे जो इंडिया के लोग हैं और अफगानिस्तान के लोग हैं, यहाँ फॉरेन मीडिया में बैठे हुए दूसरे लोग भी हैं जो इस बारे में सोच रहे होते हैं कि पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान इतना कुछ कर सकता है। तो उनसे तो पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आप वाकई समझते हो कि पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि उसने पहले रशिया को तिगनी का नाच नचाया और भगा दिया, और अब उसने यूएस को, जिसने 20 साल वहां पे पैसा लगाया, $3 ट्रिलियन के करीब पैसा लगाया, वहां पे लोग ट्रेन किए, फौजें भेजी, सब कुछ किया, और पाकिस्तान ने उसको भी तिगनी का नाच नचा के भगा दिया। अगर आपकी सोच ये है और आप सेंसेबल हो, तो फिर आप सोचोगे कि पाकिस्तान से पंगा लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर वो रशिया को भगा सकता है और वो अमेरिका को भगा सकता है, तो आप किस खाते में आते हो? सोचो इस बारे में। या तो आपकी ये कंक्लूजन सही नहीं है कि उसने ऐसा किया और पाकिस्तान का ही सारा चलाया हुआ खेल है, या तो इसको ओपनली आओ और एक्नॉलेज कर लो। वरना अगर ये कंक्लूजन है कि पाकिस्तान का एक चलाया हुआ खेल है, तो अपनी कांपती टांगों के साथ इस बात को एक्नॉलेज कर लो कि पाकिस्तान से पंगा लेना इज नॉट अ गुड थिंग। दोस्ती कर लो, इसमें ही सबकी भलाई है। एक और चीज जो मैं देख रहा हूं वो ये कि अफगानी जो हैं बहुत सारे, वो पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का फसाद फैलाया हुआ है, पाकिस्तान पे बैन लगा दो, पाकिस्तान पे ये कर दो। सलूट करता हूं तुम लोगों की बहादुरी पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एक तो भाग गए तुम लोग अपने मुल्कों से, पिछले 20 साल से ज्यादा से पहले से भागे हुए हो और बाहर कहीं रह के अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हो और वहां खड़े खड़े ये कैंपेन चला रहे हो। लेकिन एक सवाल बनता है, कुछ क्वेश्चंस है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। वो ये कि अगर इतना दमखम है और इतनी मोहब्बत है अफगानिस्तान के बारे में तुम्हें, और इतना लगाव है उन चीजों से, तो ये तुम सवाल अमेरिका से क्यों नहीं पूछते कि भाई इतना पैसा झोंका कहां पे तुमने? 20 साल से क्या झग मार रहे थे तुम वहां पे इतने बड़े अफगानिस्तान में, और बेतहाशा अफगानी कत्ल किए। इवन अभी ये जो काबुल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसके बारे में न्यूज आ रही है कि लोग बॉम्ब ब्लास्ट से मरे हैं, लेकिन कई तादाद में लोग जो अमेरिकी फौजियों ने बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ऊपर से फायरिंग की है उससे भी मर गए हैं। तो थोड़ी तो हिम्मत करो यार। ठीक है, पाकिस्तान पे लान तान चलता है, कर लेते हो, सवाल ही पूछ लो। और अगर यही सवाल पूछना है तो तुम ये हिंदुस्तान से भी सवाल पूछो ना कि भाई वो बगैर पंखे वाले हेलीकॉप्टर क्यों प्रोवाइड किए, और इतनी ट्रेनिंग की, और इतनी बॉलीवुड की मूवियां दिखाई जिसमें अजय देवगन और ये सारे कूद काद के, सैफ अली खान कूद के सब काम कर रहे थे, तो वो ट्रेनिंग गई कहां? जब तालिबान ने अपना सिर्फ कमर मोड़ के रुख किया तो वो लोग गए कहां पे? ये भी एक आई ओपनर है, सोचने की जरूरत है। ठीक है, इस चीज को ऐसे ही देखना, वावेला मचा देना, एंड आई एम श्योर कि मेजॉरिटी अफगानी ऐसे नहीं है। मेजॉरिटी अफगानी रियलिटी को समझते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जंग इन मसाइल का हल नहीं है, लोगों को मिल के बैठना है। लेकिन वो लोग जो फसाद फैला रहे हैं, वो लोग जो अपना बेनिफिट लेके भाग गए हैं, वो लोग जिन्होंने ये तय किया कि वो कतर में तालिबान से बात करेंगे और अफगान गवर्नमेंट को पीछे छोड़ देंगे, उनके बारे में भी एक से दो लफ्ज अपने मुंह से निकालो, पता चले। और एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि अभी रिसेंटली, और ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि आप पाकिस्तान को गालम गलोच कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान कितने अफगानियों को अपने पास लेके बैठा हुआ है कितने सालों से? 3 मिलियन के करीब अफगानियों ने पाकिस्तान को अपना घर बनाया हुआ है, और आधे से ज्यादा वो अफगानी जो इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं वो पाकिस्तान से ही होकर गए हैं।
मैं खुद अपने बचपन में गवाह हूं कि मेरे कितने पड़ोसी अफगानी थे जो महीने 2 महीने के लिए आते थे और फिर वो आगे निकल जाते थे। और इन सारी चीजों के बावजूद आप पाकिस्तान को लान तान करते हैं, और आपके दिल में एक मोहब्बत है बॉलीवुड की। और आपकी एक एमपी जो अभी इंडिया पहुंची, काबुल से भाग के वो इंडिया पहुंची और वहां जाके उसने रहने की कोशिश की, तो उसको फौरन से वहां से ऑफलोड किया गया और उससे कहा भाग जाओ यहां से टर्की, तुम्हारे लिए यहां हमारे पास जगह नहीं है। तो सोचो जरा, अपनी अकल को हाथ लगाओ, जरा सोचो कि ये जो इमोशनल बॉलीवुड का ड्रामा है, क्या ये रियलिटी है? क्या हिंदुस्तान आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, या हिंदुस्तान आपको कभी वेलकम ही नहीं करेगा? एटलीस्ट मोदी का हिंदुस्तान, पुराना वाला नहीं, मोदी वाला हिंदुस्तान, क्योंकि आप मुसलमान हो। सो इस बारे में भी सोचो, इससे पहले कि आप पाकिस्तान पे लान तान करो, और फिर मिल के सब इस मसले को हल करें। जब तक ये बाहर के लोग इस मसले को हल करते रहेंगे, ये मसला कभी हल नहीं होगा। सो ये मेरी थोड़ी सी पॉलिटिकल बात थी, जिसपे मैं बात करना चाह रहा था कि क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, और कितना हेट्रेड पाकिस्तान के बारे में चल रहा है, जबकि पाकिस्तान मुसलसल इन चीजों पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है। ये तो हो गई हमारे आसपास के लोगों की बात। अब मैं बात करता हूं एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जो रिसेंटली हमारे यहां हुआ, लेकिन रिसेंटली वो हाईलाइट हुआ, मीनार पाकिस्तान पे होने वाला वाकया। और मैं बात ही करना चाहता हूं कि हम कहां गलत जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि हमारी सोसाइटी जो है वो कंप्लीटली डिवाइडेड है। हम वैसे ही बड़े इमोशनल लोग हैं और एक्सट्रीम्स पे खेलते हैं। बीच में अकल के साथ कोई चीज हम करते नहीं है। या कोई चीज सफेद होती है या काली होती है, ग्रे कलर तो हमारे यहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इसी तरह हमारी सोसाइटी जो है वो कंप्लीटली बढ़ गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये सारा कसूर जो कुछ हुआ है वहां पे वो उस लड़की का है, क्योंकि वो टिकटॉकर थी। अब मैं इस बारे में क्या कहूं? अगर कोई लड़की टिकटॉकर थी और वो वहां पे नंगी भी फिर रही थी, तो क्या हमारा दीन, क्या हमारे तहजीब, क्या हमारे खानदानी जो रिवायात हैं वो इस बात की इजाजत देते हैं कि 400 लोग उस पे चढ़ दौड़े? या शायद हमें, हमारा दीन हमें ये कहता है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम एक चादर लेके जाएं और उसको लपेट दें। लेकिन ये एक साइड स्कूल ऑफ थॉट का ओपिनियन है, और वो सारा ब्लेम उस लड़की पे डाल रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास इस तरह के कितने वाकयात होते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि इवन खवातीन जो अबाए पहन के बाजारों में जाती हैं, उनके साथ क्या बदतमीजी होती है। लेकिन हम मसले को हल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि हम किसी एक साइड पर हो जाए। इसी तरह दूसरी साइड है, वो दूसरी साइड ये कहती है कि भाई कुछ भी, हर किसी को जानवर बन जाने दो, लोगों को बिल्कुल बेहयाई कर लेने दो, लेकिन दूसरा आदमी कुछ ना कहे। वो एक दूसरी एक्सट्रीम पे ले गए। वो ये कहते हैं कि भाई आप जो है हमें नंगा नाच नाचने दें, ये आपका मसला नहीं है, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा जाती मसला है, और जो मैं कुछ भी कर रहा हूं, शायद सोसाइटी के नॉर्म्स तोड़ रहा हूं, वो मेरा हक है। सो ये जो दो अलग अलग एक्सट्रीम हैं जो हम हर हाल में करते हैं, वो हमसे हमारी ये सलाहियत ही छीन लेते हैं कि हम मसले को सही तरह से डिफाइन कर सकें कि मसला है क्या, ये इशू है क्या, ये प्रॉब्लम है क्या। जब तक आप इतनी इमोशनल स्टेट्स में रहेंगे, आप कभी उस मसले को हल नहीं कर सकेंगे, बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको साइड लेनी पड़ेगी। अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो आप जो है वो बिल्कुल ही एक चीज को पकड़ लेने से हम ये मसला हल कर देंगे। क्या हम लोगों को जाके टांग देंगे तो मसला हल हो जाएगा? सोशल मसले कभी भी सिर्फ एक रुख से हल नहीं होते। हमें उनको हर जाविये से देखना होगा और हर किसी को उसको हल करना होगा। लेकिन शुरुआत सिर्फ एक चीज से होगी, वो ये कि हम एक्नॉलेज करें कि ये मसला है, हम एक्नॉलेज करें कि ये प्रॉब्लम है। जिस दिन हम ये स्टेप ले लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे और उन मसाइल को हम हल करने लग जाएंगे। और यही मैं चाहता हूं कि इस गुफ्तगू में, इस गपशप में जो मैं लोगों के साथ करूं, हम अच्छी बातें भी करें, लाइट बातें भी करें, पॉलिटिकल बातें भी करें, लेकिन एट द एंड उसकी कोई एक रुख हो, एक पर्पस हो। और मैं दावत दूंगा आप सब लोगों को कि रिलैक्स होके, किसी की भी साइड लिए बगैर, अपने आप को
एक सेंसिबल शख्स के जूतों में रखें और सोचें कि मसला तो है, इसको हल कैसे करना है, और फिर सारे ज़ावियों पे काम करें और उनको हल करने की कोशिश करें। सो अभी तक मेरे पास 6 लोग हैं। बहुत आई एम हैप्पी कि 6 लोग भी अभी तक मेरी बात सुन रहे हैं, और मामला कुछ ज़रा ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो मैं अपनी बात को एक एक मज़ाक के साथ ख़त्म करूँगा, और ये देखूँगा कि क्या करते हैं आगे हम उसमें सिलसिले में। सो आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो चोर शरीफ हैं, जो सारा टब्बर ही चोर है और मुल्क का पैसा ले ला के अय्याशियाँ मचा रहे हैं बाहर, उनके नवासे की शादी हुई है, मुझे क्यों निकाला साहब की। और सबने देखा कि एक अजीब-सी बात है कि आपके घर में शादी हो रही हो, आपकी पोता-पोती, नवासे की शादी हो, तो आप बहुत खुश होते हैं। आपका चेहरे पे एक खुशी होती है। लेकिन जो चोर साहब हैं, उनका चेहरा जो है वो फिर भी उदास है, और एक अजीब ही जिसे कहते हैं ना कि परेशानी उनके चेहरे पे लाहक है। तो हम सब ये भी जानते हैं कि लंदन में उनके बहुत सारे चमचे-चीले जर्नलिस्ट हैं, जो हर वक़्त उनकी मर्ज़ी के सवालात पूछते रहते हैं। तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि मियाँ साहब, ऐसी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्यों, मतलब इस मौके पे तो लोग खुश होते हैं, नाच-गाना हो रहा है, आपका नवासा माशाअल्लाह बेहतरीन मरासी निकला है और शानदार आवाज़ है उसकी। तो आप क्यों इतने उदास हैं? तो मियाँ साहब ने उनसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी प्लेटें कम करके बड़ी कामयाबी से मैं वहाँ से भाग निकला था। इस कमबख्त ने यहाँ शादी में रचा ली है, और ये देखो कितनी प्लेटें जमा की हैं इसने। मुझे डर ये है कि इन प्लेटों की गिनती को देख के कहीं पाकिस्तान वाले मुझे वापस ना बुला लें। तो सारा मसला प्लेटों का है, और इसी वजह से वो चेहरा मुबारक इतना उदास था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जोक पसंद आया होगा। इस जोक के साथ ही मैं अपना ये गपशप आपके साथ ख़त्म करूँगा। अगले हफ्ते मैं फिर इसी टाइम पे गपशप विद आतिफ का नेक्स्ट सेशन करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे दोबारा जॉइन करें। मैं ये भी चाहूँगा कि इससे पहले कि आप जाएँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर मुझे देख रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो कर लें, और अगर आप फ़ेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, तो मेरे साथ फ़ेसबुक पे फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्या चीज़ें मैं और कर सकता हूँ। अगर कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं बात करूँ, वो मुझे मैसेज कीजिएगा, तो वो टॉपिक्स मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट टाइम। पर अब तक के लिए इजाज़त। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। आई होप आपने कुछ पर्पस भी इसमें आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लुक फॉरवर्ड करेंगे अगले हफ्ते के लिए। सो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले इतवार को।